जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से बात करेंगे उत्पत्ति ह्रास नियम पर। कल हमने उत्पत्ति ह्रास नियम को समझ लिया है विस्तार से, लेकिन जो ग्राफ था वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया था कि आप स्वयं उसकी प्रैक्टिस करें, बुक से पढ़ें और समझें किस प्रकार से उसका विश्लेषण हमें करना है। यदि आपने कर लिया है तो भी अच्छी बात है और नहीं किया है तो भी दिक्कत की बात नहीं है। आइए हम समझते हैं किस प्रकार से विश्लेषण किया जाता है। अब यदि हम ग्राफ पर नजर डालें तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ निकल के आया था। पहला जो ग्राफ था वो टोटल उत्पादन का यानी कुल उत्पादन का था, और दूसरा जो ग्राफ था वह है हमारा एवरेज प्रोडक्शन मतलब कि औसत उत्पादन का था, और तीसरा ग्राफ मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब कि हमारा सीमांत उत्पादन का था। ये तीन ग्राफ निकल के हमारे आए थे। एक ही ग्राफ में हमने तीनों को शो किया था, और परीक्षा में भी यदि पूछा जाता है तो भी आप एक ही में शो करेंगे, तभी आपका उत्पत्ति ह्रास नियम वहां पर साबित हो पाएगा, आप उसकी व्याख्या कर पाएंगे। अब उत्पत्ति ह्रास नियम में हमने क्या समझा कि उत्पत्ति ह्रास नियम क्या बताता है हमें कि जब भी हम कुछ साधनों को स्थिर रखते हैं और कुछ साधनों में परिवर्तन करते हैं तो जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है वह एक सीमा तक तो बढ़ते क्रम में, मतलब कुल उत्पादन बढ़ेगा तो वह उसकी जो दर होगी वो भी बढ़ते क्रम में होगी। एक बिंदु के पश्चात उत्पादन बढ़ेगा तो लेकिन घटती दर से बढ़ेगा, और तीसरे बिंदु पर क्या हो जाएगा, जो उत्पादन है वह कम होने लगेगा और जो सीमांत उत्पादन है वह ऋणात्मक हो जाएगा। ये हमने इसमें समझा हुआ है। आइए अब हम चित्र द्वारा इसकी व्याख्या कर लें, विश्लेषण कर लें कि परीक्षा में हमें किस प्रकार से लिखना है। हमने जो टेबल समझी हुई थी उसमें हमने तीन स्थितियां समझी हुई थी, तीन अवस्थाओं पर बात की थी कि तीन अवस्थाएं थी। प्रथम अवस्था में उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, दूसरी अवस्था में उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, और तीसरी अवस्था में उत्पादन जो है घटने लगता है। ये समझी थी। अब तीनों जो टेबल हमने याद की है, टेबल को याद करना पड़ेगा आपको यदि वही टेबल लिखना है, और यदि आप अपने मन से उसका विश्लेषण कर सकते हैं तो फिर आपको जो ग्राफ है वो ठीक से आना चाहिए, ठीक से बनाना आना चाहिए, तो आप टेबल में परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यथा आपको वही की वही याद करनी पड़ेगी। चलिए अब समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम ग्राफ बनाएंगे तो टेबल के अनुसार बना लेंगे। कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन, तीनों के पॉइंट अंकित करने के बाद उन्हें ड्रॉ कर देंगे तो हमारा ग्राफ निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम उसका करेंगे वर्णन। जो वर्णन रहता है, जो ग्राफ में प्रदर्शित होता है वही हमें होना चाहिए, उसमें पॉइंट वही आने चाहिए। अब पॉइंट कौन से आने चाहिए, तो उसके लिए उसकी रहती है मार्किंग, बहुत जरूरी रहती है। मार्किंग कौन सी, जैसे कि इस बिंदु को हमने मान लिया है ओ बिंदु। इसके बाद जो तीन हमने ग्राफ बनाए थे, तीन ग्राफ बनाए थे, उसमें हमें तीन फेज ढूंढना है सबसे पहले। तो प्रथम फेज आपको जो करना है वो करना है कहां पर, जहां से उत्पादन की जो दर है वह घटना प्रारंभ हो जाती है, वहां पर पॉइंट कर लेना है। तो हमने टेबल में देखा था तीसरे पॉइंट से हमारा जो उत्पादन था वह कम होने लगा था, तो तीसरे पॉइंट से देखिए हमने मार्किंग कर ली है और यहां पर एक पॉइंट कर दिया है एफ पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जहां पर सीमांत उत्पादन सबसे ज्यादा होता है वहां पर कट कर देता है ये, तो वहां पर कर दिया है हमने एम पॉइंट। उसके बाद जहां पर सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों एक समान होते हैं वहां पर एक पॉइंट कर दिया है, उसको नाम दे दिया है आर। और चौथे बिंदु से लेकर किसके नीचे आ रहा है, वह चौथे बिंदु के नीचे आ रहा था, तो वहां से भी हमने उसको ड्रॉ कर दिया। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहां पर करना है, जहां पर कुल उत्पादन अधिकतम हो और सीमांत उत्पादन शून्य हो, वहां से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो हमारे तीनों फेज निकल के आ जाएंगे, तीनों अवस्थाएं निकल के आ जाएंगी। हमें नीचे से नाम दे देना है, ये नाम कर दिया था हमने ओ, जहां पर जीरो रहता है वहां पर ओ कर दिया। ये जो एक छोटी हल्की लाइन हमने ड्रॉ की थी इसको ए नाम दे दिया। इसके बाद जहां पर सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन बराबर होंगे वहां से एक और जो ड्रॉ किया था उसको बी नाम दे देंगे, और जो लास्ट वाला है उसको हम सी नाम दे देंगे। ये हमारी मार्किंग हो गई। अब हमें देखिए क्या करना है कि उत्पत्ति ह्रास नियम की जब हम वर्णन करेंगे, ग्राफ का वर्णन करेंगे, तो हमें ये लिखना पड़ेगा उसमें कि उपर्युक्त चित्र में उत्पत्ति ह्रास नियम की विस्तार से वर्णन किया गया है। किस प्रकार से करेंगे, यदि हम उत्पत्ति ह्रास नियम की तीनों अवस्थाओं को ग्राफ पर उसके व्यवहार को देखें, समझें, तो वह निम्न प्रकार से निकल के आएगा, ये लिख देंगे।
इसके बाद हम लिखेंगे प्रथम अवस्था में यदि हम चर्चा करें तो O से लेकर F तक, कहाँ तक? O से लेकर F तक हमारा जो उत्पादन है वह बढ़ती हुई दर से प्राप्त हो रहा है। तो F जो बिंदु है वो क्या है? मोड़ का बिंदु है। कौन सा बिंदु है? मोड़ का बिंदु है, जहां से फिर उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ने लगता है। कौन सी दर से? घटती हुई दर से। एक हो गया। अब F बिंदु के जस्ट हम नीचे आएंगे तो जो सीमांत उत्पादन है वह सीमांत उत्पादन हमारा अधिकतम होगा, उसके बाद सीमांत उत्पादन भी घटने लगेगा। ये 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पहली जो अवस्था रहती है वह वहां तक रहती है जहां तक सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों बराबर होते हैं। तो कहां पर है? ये आर बिंदु पर यह स्थिति शो हो रही है। तो आर बिंदु से हम क्या करेंगे? इस प्रकार से ये पहली अवस्था को हम शो कर देंगे कि ये कौन सी है? हमारी पहली अवस्था कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 3-4 बिंदु हमने इसमें लिख दिए। इसके बाद हम देखेंगे तो बिंदु 4 के बाद, मतलब कि जो श्रम की इकाई है, नीचे हमने श्रम को प्रदर्शित किया है और बाय एक्सिस पर हमने टोटल उत्पादन यानी टीपी, औसत उत्पादन यानी एपी और सीमांत उत्पादन यानी कि एमपी, इन तीनों को प्रदर्शित किया है और एक्स एक्सिस पर श्रम को प्रदर्शित किया है। यदि हम चौथी इकाई पर जाएंगे तो वहां पर जो कुल उत्पादन है वह घटती दर से बढ़ने लगेगा और जो सीमांत उत्पादन है और औसत उत्पादन है दोनों एक बिंदु पर मिल जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके बाद एक और इकाई बढ़ाते हैं। यदि हम 5 इकाइयां श्रम की करते हैं तो कुल उत्पादन तो घटती दर से बढ़ रहा है, लेकिन जो सीमांत उत्पादन है वह औसत उत्पादन से कम हो जाएगा। इतना लिख देंगे। इतना लिखने के बाद जो सेकंड फेज है हमारा, ये कौन सा है? ये सेकंड है और ये वाला ये थर्ड है और ये वाला कौन सा था? फर्स्ट। ये तीनों अवस्थाएं हो गई हमारी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब यदि हम दूसरी अवस्था की थोड़ी सी वर्णन करें तो ये लिख सकते हैं कि बिंदु F से लेकर बिंदु T तक जो कुल उत्पादन है वह घटती हुई दर से बढ़ रहा है। कौन सी दर से? घटती हुई दर से बढ़ रहा है। यहां पर औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन से अधिक होगा और टी बिंदु पर जो कुल उत्पादन है वह अधिकतम होगा और सीमांत उत्पादन वहां पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये याद रखेंगे। इतने पॉइंट हम दूसरी अवस्था में लिखेंगे। इसके बाद तीसरी अवस्था में क्या लिख देंगे? जहां पर औसत उत्पादन अधिकतम होता है, कितना होता है? अधिकतम होता है, 84 था हमारा अधिकतम। उसके जस्ट नीचे सीमांत उत्पादन शून्य हो जाएगा और सीमांत उत्पादन जो है वह औसत उत्पादन से कम रहेगा। और तीसरी अवस्था में जो कुल उत्पादन है हमारा वह ऋणात्मक हो जाएगा, जिसे हम ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। इस प्रकार से इसका वर्णन कर देंगे। ये हमारा ग्राफ का वर्णन हो गया। जो हम इसमें देख रहे हैं बस वो ही हमें लिख देना है। इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट है मार्किंग। मार्किंग हमने सही कर ली और हमने समझ लिया कि यहाँ औसत उत्पादन का ग्राफ कौन सा है, सीमांत उत्पादन का ग्राफ कौन सा है, कुल उत्पादन का ग्राफ कौन सा है। ये हमें ठीक से क्लियर है तो हम आसानी से इसका वर्णन कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। यदि क्लियर नहीं हुआ है तो दिक्कत की बात है नहीं, कमेंट करके बताना है कि सर समझ में नहीं आया तो एक बार और चर्चा कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए, फिर से चर्चा करेंगे। उसके बाद रहते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम की कुछ मान्यताएं। हर नियम की अपनी कुछ मान्यताएं रहती हैं, तो इस नियम की भी मान्यताएं हैं। इनमें रहता कुछ नहीं है, कुछ बातों को हमें ध्यान रखना होता है। एक बार हम पढ़ लेते हैं, उतने में ही हमें समझ में आ जाता है। देखिए पहली मान्यता क्या है कि उत्पत्ति ह्रास नियम में ये माना जाता है कि उत्पत्ति के साधनों के मिलने के जो अनुपात हैं उन अनुपातों में हम इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं और परिवर्तन करना संभव रहता है। ये जो बात है, बस यह बात है कि जो हमारे साधन हैं, जो परिवर्तनशील साधन हैं, उनमें हम अपनी इच्छा अनुसार वृद्धि या कमी कर सकते हैं। बस ये बात यहाँ पर है। तो ये माना जाता है, क्या माना जाता है? उत्पत्ति ह्रास नियम में ये माना जाता है कि उत्पत्ति के साधनों के मिलने के जो अनुपात हैं उनमें इच्छा अनुसार परिवर्तन करना संभव रहता है। ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है? उत्पत्ति ह्रास नियम में या तो एक साधन को स्थिर रखकर
अन्य साधनों में परिवर्तन कर दें, या फिर अन्य साधनों को स्थिर रख के एक साधन में परिवर्तन कर दें। ये एक इसकी मान्यता है। तीसरा देखिए, तीसरा बिंदु क्या कह रहा है, परिवर्तनशील साधनों की इकाइयां एक रूप होनी चाहिए। एक रूप मतलब कि ऐसा ना हो कि जैसे कि हम श्रमिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो एक अच्छा व्यक्ति लगा लिया जो बढ़िया काम करता हो, वयस्क हो, और दूसरा छोटा बच्चा लगा लिया, तो छोटा बच्चा उतना काम नहीं कर पाएगा जितना कि वयस्क व्यक्ति कर सकता है, तो उसमें एक रूपता नहीं रहती है। तो वह भिन्नता ना हो, उसमें एक रूपता हो, मतलब कि जितने भी हम श्रमिक लगा रहे हैं बराबर के होना चाहिए, मतलब बराबर के काम करने वाले, या फिर ये मान के चलेंगे कि जितना उत्पादन वह एक व्यक्ति करेगा उसके बराबर ही दूसरा व्यक्ति भी करेगा। ये होती है एक रूपता। इतना समझ में आ गया। अगला बिंदु क्या है, संगठन उत्पादन तकनीक में कोई परिवर्तन ना हो। ये तो हर नियम की मान्यता रहती है कि भाई तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तकनीक स्थिर होनी चाहिए, और संगठन भी किस प्रकार का होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पांचवी मान्यता है, नियम का संबंध उत्पादन की भौतिक मात्रा से है, ना कि वस्तु की कीमत से। ये हमने उत्पादन फलन में भी मान्यता ली थी, और जब ये उत्पादन फलन का नियम है तो ये मान्यता यहाँ पर भी आ गई है कि जो नियम है हमारा उत्पत्ति ह्रास नियम का, इसका संबंध उत्पादन की भौतिक मात्रा से है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए कुल उत्पादन पढ़ा, सीमांत उत्पादन पढ़ा, औसत उत्पादन पढ़ा, कीमत पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा। तो संबंध किससे है, भौतिक मात्रा से है, ना कि वस्तु की कीमत से। ये पांच इसकी मान्यताएं हो गई, इन्हें ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए नियम के क्षेत्र। नियम के क्षेत्र की यदि बात करें तो जो प्राचीन अर्थशास्त्री थे, मतलब कि पुराने अर्थशास्त्री थे, वो कहते थे कि ये जो उत्पत्ति ह्रास नियम है केवल कृषि क्षेत्र में मान्य होता है। कृषि क्षेत्र में क्यों मान्य होता है, अब इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण हम ले लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई खेत है जो कम है, ठीक है। अब कम है या ज़्यादा है उसको छोड़ दीजिए, आप ये मान के चलिए कि ये खेत है, इसमें यदि हम एक मजदूर को लगाएंगे, ये एक मजदूर काम करता है, तो उत्पादन जाहिर है कम होगा। लेकिन यदि हम मजदूरों की संख्या बढ़ा दें, क्या कर दें, मजदूरों की संख्या बढ़ा देंगे तो जो उत्पादन होगा वो बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन खेत की अपनी एक सीमा है। क्या सीमा है, मान लीजिए 1 हेक्टेयर का खेत है और 1 हेक्टेयर में 2 कुंटल गेहूं उत्पादन होता है, तो उत्पादन तो 2 कुंटल ही होगा, उत्पादन 3 कुंटल नहीं होगा, क्योंकि फसल की अपनी क्षमता है, खेत की अपनी सीमित क्षमता है, जितना उत्पादन है उतना ही होगा। लेकिन यदि मजदूरों की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, फिर एक समय के बाद जो हमारी लागत है वह बढ़ जाएगी, और लागत बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, उत्पादन माइनस में पहुंच जाएगा। तो बस वही बात है, क्या है कि केवल कृषि क्षेत्र में होता है। कृषि क्षेत्र में मतलब कि ये मानते हैं कि ये लागू हो जाता है क्योंकि भूमि की उत्पादकता तो उतनी ही रहती है, वह उतना ही प्रोडक्शन करेगी। अब आप उसमें चाहे 1 मजदूर से काम करा लीजिए, चाहे 10 मजदूरों से, उसका उत्पादन नहीं बढ़ेगा। आप मजदूर बढ़ाएंगे तो मजदूरों का भार बढ़ जाएगा, इसलिए ये केवल कृषि क्षेत्र में लागू होता है। ये मान्यता थी पुराने अर्थशास्त्रियों की। लेकिन आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं वो क्या कहते हैं कि उत्पादन के साधनों में हम परिवर्तन हर जगह करते हैं, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वह उद्योग हो, चाहे वह कृषि हो, हर जगह करते हैं। तो ये जो उत्पत्ति ह्रास नियम है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और जहां पर उत्पादन का कार्य होता है वहां पर लागू होता है। तो सभी क्षेत्रों पर ये काम करता है। ये इसके क्षेत्रों की व्याख्या करना है। इसके बाद देखिए उत्पत्ति ह्रास नियम का महत्व। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि महत्व अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। महत्व पूछ लिए जाते हैं, विशेषताएं पूछ ली जाती हैं, और नियम के लागू होने के कारण पूछ लिए जाते हैं। तो महत्व समझ लें पहले। महत्व क्या है, पहला देखिए, यह आधारभूत नियम है। आधारभूत मतलब कि एक बेस स्ट्रक्चर है। बेस स्ट्रक्चर किस प्रकार का, जिस प्रकार से हम मकान बनाते हैं तो पहले नींव डालते हैं, नींव डालने के बाद उसके ऊपर फिर क्या किया जाता है, मकान खड़ा किया जाता है। तो ये आधार है, एक नीचे का आधार होता है, बेस है। इसके आधार पर कई सारी उत्पादन क्रियाएं की जाती हैं सभी क्षेत्रों में। तो ये सभी क्षेत्रों में लगभग लागू होता है। ये इसका एक महत्व हो गया। दूसरा महत्व क्या है,
प्रोफेसर माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भी इसी नियम पर आधारित है। अभी हमने ये नहीं पढ़ा हुआ है जनसंख्या सिद्धांत, ये हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन जो जनसंख्या सिद्धांत है ये क्या है, ये भी उत्पत्ति ह्रास नियम पर ही बना हुआ है, इसी के आधार पर इसका जन्म हुआ है या इसी के आधार पर प्रतिपादित किया गया है, ये हम लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा देखिए, प्रोफेसर रिकॉर्डो का लगान सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? लगान सिद्धांत। ये नाम याद रखना है, क्योंकि इसमें देखिए ना तो कोई समझाने की बात है और ना ही कुछ साबित करने की, जो उन्होंने लिख दिया है वो ही हमें याद करना पड़ेगा। तो माल्थस का कौन सा था? जनसंख्या सिद्धांत। ये भी किसके आधार पर है? उत्पत्ति ह्रास नियम के। और प्रोफेसर रिकॉर्डो का लगान सिद्धांत, ये भी किसके आधार पर है? उत्पत्ति ह्रास नियम के। तो ये इसके महत्व में आ गए, जहां पर ये काम आता है वहां पर उसका महत्व बढ़ जाता है। इसके बाद चौथा देखिए, उत्पत्ति के साधनों के पुरस्कार निर्धारण करने वाला सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, ये भी किसके आधार पर है? उत्पत्ति ह्रास नियम के। तो ये सिद्धांत भी याद रखना है। 3 सिद्धांत याद रख लिए आप, 3 विशेष और 3 उसके महत्व लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अब एक लास्ट वाला पॉइंट है, जो उत्पादन हम करते हैं उस उत्पादन में हम जितने भी जो संसाधन हैं उन संसाधनों में परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? पहले तो उत्पादन बढ़ता है बढ़ती हुई दर से, और उसके बाद घटती हुई दर से, उसके बाद फिर ऋणात्मक हो जाता है। तो जब हम संसाधन बढ़ाते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर देखिए श्रमिकों की संख्या बढ़ाई है, जब संसाधन बढ़ाएंगे तो रोजगार उत्पन्न होगा, उससे क्या होगा? लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ने से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। लेकिन इसके फलस्वरूप होने क्या लगता है कि जो उत्पादन की लागत होती है वह बढ़ने लगती है। किस प्रकार से बढ़ने लगती है? जैसे कि हमने यहाँ पर समझ लिया है, एक खेत में एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उनकी लागत कम होगी। उत्पादन तो 2 कुंटल ही होना है उसमें से, लेकिन लागत किसकी बढ़ रही है? श्रमिकों की। यदि 2 श्रमिकों की जगह हम 8 श्रमिक लगाएंगे तो 8 को यदि हम 300 रुपये देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 3 2400, और पहले 2 श्रमिकों का कितना होगा? ओनली 600 रुपये। तो लागत 600 से कितनी बढ़ गई है? 2400 हो गई है। यहां पर लागत तो बढ़ जाएगी लेकिन उत्पादन तो उतना ही होगा। तो इससे क्या होता है? फलस्वरूप उत्पादन लागतें बढ़ जाती हैं तथा वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती है, जिससे देश के नागरिकों का जीवन स्तर कम होने लगता है। तो ये भी इसके महत्व में हमें लिखना है। चलिए, ये महत्व हो गए हैं। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है या पूछने की संभावना रहती है हर परीक्षा में, वो रहता है उत्पत्ति नियम लागू होने के कारण। इसमें केवल 2 ही पॉइंट हैं और 2 ही पॉइंटों को हमने अच्छे से समझ लिया तो बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं। पॉइंट क्या है? देखिए, एक या एक से अधिक साधनों का स्थिर होना। क्या होना? स्थिर होना। अब यहां पर हमने जैसे कौन कौन से साधन होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस। 5 साधन हमने पढ़े हुए हैं। 5 साधनों में से हमने परिवर्तन किस में किया है? केवल श्रम में। बाकी के 4 साधन कैसे हैं? स्थिर हैं। अब स्थिर होने से क्या होता है? जब हम किसी एक साधन की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया है, किसमें? खेत में। श्रमिकों को बढ़ाते जा रहे हैं। अब ये बढ़ाते जाएंगे तो इनका जो संयोग रहता है वह बिगड़ जाता है। अनुकूलतम संयोग, जो हमने उत्पादन फलन की जो टेबल समझी हुई थी उसमें समझे हैं, अनुकूलतम संयोग कि इस संयोग से इतना उत्पादन होगा और दूसरे संयोग से इतना उत्पादन होगा। अब यहाँ पर यदि हम संख्या बढ़ाते जाएंगे तो वो संयोग बिगड़ जाएगा। अब संयोग बिगड़ने से क्या होता है? फिर उत्पादन पे फर्क पड़ने लगता है, इसलिए जो उत्पादन रहता है वह घटने लगता है हमारा। इसलिए ये जो नियम हो जाता है वह क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। अब मान के चलें एक मशीन है, कोई भी मशीन है जो क्या करती है? उत्पादन का कार्य करती है, या ये मान के चलिए जूते का निर्माण करती है, ठीक है। अब उस मशीन पर यदि 2 व्यक्ति काम करेंगे, 2 व्यक्तियों के काम करने की जगह है, या ये कह सकते हैं कि वह मशीन 2 व्यक्ति ऑपरेट कर सकते हैं। अब 2 व्यक्ति ऑपरेट कर सकते हैं, उस पर यदि हम 3 व्यक्ति लगा दें तो मशीन तो उतना ही उत्पादन करेगी जितनी उसकी क्षमता है, ज़्यादा तो नहीं करेगी। लेकिन एक मजदूर और लगाया, एक मजदूर लगाने से केवल क्या हुआ है? लागत में वृद्धि हुई है, ना कि उत्पादन में वृद्धि हुई है।
किस में वृद्धि हुई है? केवल लागत में। तो बस यही पॉइंट यहाँ पर क्या बिगड़ हो जाता है, ये क्या कर देता है, संयोग बिगाड़ देता है कि हम किसी एक साधन में, अब मशीन तो हमारी स्थिर है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, परिवर्तन किस में कर रहे हैं? केवल श्रमिक में, श्रमिकों की संख्या में। तो उनका संयोग बिगड़ जाएगा कि भाई एक मशीन पर 2 व्यक्ति काम कर सकते हैं और आप 4 लगाओगे, तो ये अनुकूल संयोग नहीं है, उत्पादन पे इस पे फर्क पड़ता है, इसलिए क्या हो जाता है, लागतें बढ़ जाती हैं, जिससे उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। पहला बिंदु समझ में आ गया। अब देखिए, उत्पत्ति के साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न, अपूर्ण स्थानापन्न मतलब कि पूरी तरीके से स्थानापन्न ना किया जाना। ये किस प्रकार से समझ सकते हैं? जैसे ये मान के चलिए, कोई उत्पादक है, वह उत्पादक सोचता है कि मैं इस मशीन पर, अब मशीन नहीं, श्रमिक मान लेते हैं, मान के चलिए हम 4 श्रमिक लगाए हुए हैं। अब ये जो 4 श्रमिक हैं मिलके उत्पादन कर रहे हैं, मान के चलिए 100 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं, 4 श्रमिक मिलके 100 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं कि मुझे 4 श्रमिक ना लगाना पड़े, इसलिए मैं क्या करता हूं, एक मशीन ले लेता हूं, जो वो क्या करेगी, वो भी 100 इकाइयों का उत्पादन करेगी। और इसने 4 श्रमिकों की जगह एक मशीन ले ली। लेकिन मशीन अपने आप से काम कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। उसे ऑपरेट करने के लिए 1 या 2 मजदूर तो रखने पड़ेंगे। तो वो क्या करना चाहता था, चारों मजदूरों को स्थानापन्न करना चाहता था, लेकिन कर कितने पाए हैं उसने? 2। पूरी तरीके से स्थानापन्न नहीं हो पाया है। तो ये वही बात है कि उत्पत्ति के साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न ना होना। ठीक है, इस कारण से भी ये जो उत्पत्ति ह्रास नियम है ये लागू हो जाता है। इतना समझ में आ गया। ये मुख्य हैं 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंटों को बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना है और याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। अगली क्लास में या तो हम समता नियम या फिर वृद्धि नियम को समझ लेंगे। उत्पत्ति ह्रास नियम हमारा कवर हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला रहता है, फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता है। चैनल सब्सक्राइब करने का भी कोई चार्ज नहीं लगता है, तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।